इराव्या अद्वैरी के पास जा रही थी, तभी उसके कदम रुके। उसकी नजर जारा के ऊपर गई, जो कि साइड में अकेली खड़ी हुई थी, एक टेबल के सहारे लगकर, अपने हाथ में मोबाइल फोन, कानों में ब्लूटूथ लगाकर वह वीडियो गेम खेलने में बहुत बिजी थी। पार्टी में उसका कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा था, न ही लोगों से सोशलाइज करने में, न बात करने में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसलिए वह सबसे अलग अपने आप में ही बिजी थी। जारा को ऐसी पार्टीज या ज्यादा लोगों में घुलना मिलना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे अकेला रहना, कॉलेज फ्रेंड्स, अपनी फुटबॉल प्रैक्टिस, बस इसी से मतलब था। इसके आगे ज्यादा और किसी चीज से नहीं। इराव्या चलकर जारा के पास आती है और उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रख देती है। अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करके जारा पलट कर देखती है। उसकी आंखें एकदम से कोल्ड होकर हल्के से सिकुड़ जाती हैं। वह कभी सॉरी इराव्या को देखकर उसे इराव्या बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और यह चीज उसकी आंखों में साफ साफ दिखाई देती है। वह कभी भी किसी के लिए अपना अफेक्शन या अपनी नफरत छुपा नहीं पाती। उसकी आंखें सब बता देती थी। इराव्या जानती थी जारा उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। इराव्या मुस्कुराकर बोली, यहाँ अकेले क्यों खड़ी हो? पार्टी में सबके साथ आओ, एंजॉय करो। इराव्या की बात सुनकर जारा ने उसके हाथ को पीछे की ओर झटक दिया, फिर से अपने मोबाइल फोन में गेम खेलना स्टार्ट कर दिया और उसकी बात को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इराव्या कुछ बोल नहीं पाती। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद इराव्या जारा से बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। इराव्या की बात सुनकर जारा ने कुछ ज्यादा रिएक्ट नहीं किया। फोन की स्क्रीन में नजर गड़ाए हुए कहा, तो फिर अपनी गंदी शक्ल लेकर मेरे पास क्यों आई हो? जारा की बातें स्ट्रेट फॉरवर्ड होती थी। अगर किसी की बेइज्जती करनी होती तो वह कर देती थी। बातों में कभी फिल्टर नहीं रखती थी। अगर उसे कोई नहीं पसंद तो नहीं पसंद, इसमें छुपाने जैसा या फेक स्वीट स्वीट बनने का क्या मतलब है? इराव्या जारा से बोली, वैसे क्या मैं एक बात पूछ सकती हूँ? तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? क्या इसलिए कि मैं तुम्हारे भैया को परेशान करती हूँ? इराव्या की बात सुनकर हल्की सी अपनी नजरों को तिरछा करके जारा ने उसे देखा। उसकी आंखों की कोल्डनेस और भी ज्यादा गहरी हो गई। फिर दोबारा से मोबाइल फोन की स्क्रीन पर गेम खेलने पर फोकस करते हुए उसने कहा, यू डोंट डिजर्व हिम। जारा की बात सुनकर इराव्या की मुस्कुराहट थोड़ी फीकी पड़ गई। सीने में हल्का सा दर्द महसूस होने लगा। फिर उसकी नजरें दूर खड़े अद्वैर्य पर गई, जो कुछ लोगों के साथ खड़ा हुआ बातें कर रहा था। काफी सीरियस एक्सप्रेशन थे उसके, पर यह तो हमेशा ही रहते हैं, और काफी हैंडसम भी लग रहा था। राव्या ने यह भी नोट किया कि पार्टी में खड़ी हर लड़की उसे बस देखे ही जा रही है। उसे गुस्सा भी आ रहा था और जलन भी हो रही थी, पर इस बात पर प्राउड भी था कि वह सिर्फ उसका है। लेकिन जारा की बात सही थी कि वह उसे डिजर्व नहीं करती। यह सच था, पर फिर भी पता नहीं क्यों यह सुनकर उसे अपने सीने में दर्द महसूस हुआ, एक तीखा सा दर्द। उसकी आंखों के सामने अतीत घूम गया, वह पिछला जीवन, उसने जो भी अधैर्य के साथ किया, फिर अधैर्य ने जो उसके साथ किया, सब उसे याद आया, जिसने उसके अंदर के दर्द और दिल को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। एक कड़वी सी मुस्कुराहट के साथ इराव्या ने कहा, जानती हूँ आदि इतना अच्छा है कि वह बेस्ट ही डिजर्व करता है, और मैं तो वर्स्ट हूँ, जो कहीं से भी उसकी जिंदगी में नहीं होनी चाहिए। आई डोंट नो व्हाई ही लव मी। मैं तो उसके प्यार के लायक भी नहीं हूँ। उसका प्यार तो क्या, नरम आंखों से वह मेरी तरफ देखे या प्यार भरी बातें बोले, शायद मैं इसके लायक भी नहीं हूँ। जारा ने जब इराव्या की बात सुनी, अचानक स्क्रीन की उंगलियां रुक गई। फिर उसने इराव्या की तरफ देखा। उसकी आंखें ठंडी थी। उसे इराव्या के चेहरे पर उदासी और गिल्ट नजर आ रहा था। पर क्या ये सच है, या फिर इस चालाक औरत की फिर से कोई चालाकी? इराव्या की हरकतों से पूरे अग्निहोत्री फैमिली परेशान हो चुकी थी। वह लोग उसे सिर्फ अधवैर्य की वजह से बर्दाश्त कर रहे थे। अधवैर्य के सामने कोई इराव्या को कुछ भी गलत बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसके साथ गलत करना तो बहुत दूर की बात है। अधवैर्य उसे ऐसे प्रोटेक्ट करता था जैसे पता नहीं है कौन सी कोहिनूर का हीरा है उसके लिए। जारा इराव्या से बोली, अच्छा है कि तुम्हें यह चीज रियलाइज हुई। अब उन्हें छोड़कर हमेशा के लिए चली जाओ। इसी में उनकी भी भलाई है और तुम्हारी भी। यह बोलकर जारा वहां से चली गई। इराव्या कुछ सेकंड तक वहीं पर खड़ी रही, जाने के लिए लौटकर नहीं आई।
इस बार उसके लायक बनने आई हूँ और बनूंगी भी। उसे याद है किस तरह पिछली जिंदगी में उसके और अध्वर्य के बीच में गलतफहमियां शुरू हुई थी। ऐसे ही किसी पार्टी में वह अपने दोस्तों के साथ गई थी, जहां पर उसने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी। उसी वक्त उस पार्टी में किसी ने ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर दे दी थी, जिस वजह से वह बहुत ज्यादा नशे में थी। उसे समझ में ही नहीं आया था कि वह क्लब के एक प्राइवेट रूम में एंटर हो गई, जबकि उसे वॉशरूम में जाना था। वह इतनी नशे में थी कि ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। कमरे में चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन उसकी आंखें भी ठीक से खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। शरीर में अजीब सी हरकतें हो रही थी और आंखों के सामने उसे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। लड़खड़ाते कदमों के साथ वह आगे बढ़ी और बिस्तर पर जाकर गिर गई। उसे किसी चीज का होश नहीं था। अजीब सी कपकपी में उसकी बॉडी जैसे तड़प रही थी। तभी उसे अपनी बॉडी पर किसी के हाथ महसूस हुए। हैरान होकर वह सोचने लगी कि यहाँ पर कोई और भी है, लेकिन उसका दिमाग इतना ज्यादा घूम चुका था कि वह बिल्कुल भी ज्यादा सोचने समझने की हिम्मत में नहीं थी। जैसे ही वह आदमी एकदम से उसके करीब आया, इराव्या ने हल्की सी नशे से भरी आवाज में कहा, कौन हो तुम?" उस आदमी की आवाज में भी उतनी ही मदहोशी नजर आ रही थी, जैसे कि वह भी नशे में है। उसने भी इराव्या को बाहों में दबोचा। बिना उसके सवाल का जवाब दिए उसके होठों पर टूट पड़ा, जैसे ना जाने उसी का प्यासा हो। इराव्या उस रात को कभी नहीं भूल सकती थी। वह जो कोई भी था, अंधेरे में उसने इराव्या को अपनी बाहों में जकड़ लिया। इराव्या प्रोटेस्ट करना चाहती थी, लेकिन वह इस हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। वह आदमी उस पर इस तरह से टूट पड़ा जैसे उसे चबा चबा कर ही खा जाएगा। और वह जैसे वह उसके लिए ऑक्सीजन है। ओके, उसे नहीं मिली तो वह मर ही जाएगा। उस आदमी ने पलक झपकते ही इराव्या को उसके कपड़ों से आजाद कर दिया। इराव्या रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका कमजोर शरीर साथ नहीं दे रहा था और अब उसकी जुबान से शब्द भी नहीं निकल रहे थे। वह बस इतना ही बोल पाई कि उसके होठों को एक बार फिर से बड़ी बेदर्दी से कैप्चर कर लिया। अगले ही पल कमरे में इराव्या की मदहोश सिसकियों की आवाज गूंजने लगी। उसे बहुत दर्द हुआ, क्योंकि उस वक्त वह वर्जिन थी। यह पहली बार था जब वह किसी लड़के के साथ बिस्तर में थी, और उसके साथ जब यह सब कुछ हो रहा था, उसने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यह सब कुछ ऐसे होगा। उस आदमी का पूरा शरीर इतना ज्यादा मजबूत और लंबा चौड़ा था कि इराव्या पूरी की पूरी उसके नीचे दब कर रह गई। रात भर यह सब कुछ होता रहा। इराव्या का दिमाग पूरी तरह से ब्लैक हो चुका था। अब वह कुछ भी करने की हालत में नहीं थी। उस आदमी ने इराव्या के साथ बहुत सारी पोजीशन में यह सब किया। ऑनेस्टली यह एक हॉरिबल एक्सपीरियंस था, क्योंकि वह आदमी जेंटल तो बिल्कुल भी नहीं था। उसका हर एक मूव काफी एग्रेसिव था। इराव्या को ऐसे लग रहा था जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर से निकल जाएगी, शरीर फट जाएगा। फाइनली कई घंटे तक यह सब चलता रहा, और जब उसके शरीर ने पूरी तरह हार मान ली तो वह बेहोश होकर गिर गई। अगली सुबह तेज सरदर्द और शरीर में भयानक जकड़न के साथ जब वह अपनी आंखें खोली तो पाया कि वह बिस्तर में है और बिना कपड़ों के। जैसे उसने महसूस किया कि उसके साथ क्या हुआ, उसके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। उसने पलट कर देखा, एक बेशुमार हैंडसम इंसान उसके बगल में लेटा हुआ था, गहरी नींद में। यह कोई और नहीं, अध्वर्य था। उसके शरीर पर भी कपड़े नहीं थे, बस एक ब्लैंकेट से कमर से ऊपर तक का भाग ढका हुआ था। उसकी मस्कुलर बॉडी, उसके एब्स, उसके पैक सब साफ दिखाई दे रहे थे। इराव्या की बॉडी पर जगह जगह लाल नीले बहुत से निशान बन गए थे। उसका शरीर तेज दर्द में था, लेकिन अध्वर्य को देखकर एक पल के लिए वह शॉक हो गई। उसका हार्ट बीट को स्किप करने लग गया, धड़कनें तेज हो गई। कुछ सेकंड के लिए बस सब कुछ भूल गई और इतने हैंडसम नौजवान को अपने बगल में देखती ही रही। उसने पलकों को कई बार झपकाया, कहीं ये सपना तो नहीं। हु इज ही इज सो डैम हैंडसम। कुछ पल तक वह उसके हैंडसम चेहरे में खो गई और उसे समझ नहीं आया कि जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसे कैसा फील करना चाहिए। ऑनेस्टली उस वक्त इराव्या को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। मतलब बुरा जरूर लग रहा था, लेकिन अध्वर्य इतना हैंडसम था कि उसके चेहरे को देखकर वह भूल गई कि इस आदमी ने उसके साथ क्या क्या किया। फिर तुरंत होश में आई और अपने होठों को दांतों के नीचे दबाकर अपने चेहरे पर रख लिए। What have we done? It's all his fault. इराव्या बिस्तर से खड़ी हुई
एक तो उसका शरीर दर्द में था, ऊपर से बड़ी बुरी हालत में, तो वो बाथरूम में गई खुद को साफ करने के लिए और शावर लेने के लिए, ताकि उसे अपने शरीर में जो दर्द है उससे थोड़ी राहत मिले। वह आराम से शावर ले रही थी, थोड़ी ही देर में ख्यालों में खोई हुई थी। जो कुछ भी हुआ काफी बेचैन कर रहा था उसको। उसके साथ यह सब कुछ हो गया, उसे अब क्या करना चाहिए? माना कि यह आदमी बहुत हैंडसम है, लेकिन इस तरह से कैसे वह उसके साथ यह सब कुछ कर सकता है? आई मीन हाउ? इस आदमी को उससे माफी मांगनी चाहिए। इराविया ने एक गहरी सांस लेकर अपने चेहरे को हाथों से छुपाया। ओह गॉड, पता नहीं रात को मुझे क्या हुआ था, ठीक से कुछ याद भी नहीं है। आई थिंक समवन ड्रग्ड मी, बट हु कैन दैट बी? ओह, और नशे में इस रूम में कैसे आ गई मैं? उसने रात को मेरे साथ, डैम। ओके, अगर वह माफी मांगेगा तो थोड़ा नाराज होकर गुस्सा दिखाकर बाद में उसको माफ कर दूंगी। उसने गलत किया है और उस चीज की रियलाइजेशन उसे होनी चाहिए। ऐसा कैसे कर सकता है वो मेरे साथ? मैं तो नशे में थी पर वो तो नहीं था ना। मैं उसे अभी अचानक से दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई दी। उसने एकदम से शावर बंद कर दिया और शौक होकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसका दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। तभी उसे एक बहुत गहरी और कोल्ड आवाज सुनाई दी। क्या तुम अंदर हो? यह आवाज इतनी ठंडी और गहरी थी कि इराविया के तो रोंगटे ही खड़े हो गए। दिल बहुत जोर से धड़कने लगा और उसे समझ नहीं आया कि वह क्या करे, क्या बोले। उसे एक बार फिर से उस आदमी की गहरी आवाज सुनाई दी। क्या तुम अंदर हो? हिम्मत करके इस बार इराविया ने कहा, आई एम टेकिंग शावर। बस वह इतना ही बोल पाई। इसके आगे कुछ उसकी जुबान से निकला ही नहीं। उस आदमी की आवाज ही काफी थी उसके रोंगटे खड़े कर देने के लिए। कुछ सेकंड तक उसे बाहर से कोई आवाज सुनाई नहीं दी। तब उसे कुछ ऐसे शब्द सुनाई दिए, वो मैं। उसने इतना ही कहा था, फिर वह चुप हो गया। पता नहीं क्यों इराविया कुछ सेकंड तक खड़ी रही, सुनने की कोशिश करती रही कि अब आगे वह क्या बोलेगा। सच पूछो तो उसका दिल सीने में उछाल मार रहा था, बवाल मचा रहा था। अपने निचले होठ को दांतों के नीचे दबाकर वह सोचने लगी, क्या उसे गिल्ट हो रहा है? कहीं वह माफी मांगने वाला है क्या? माफ कर देना चाहिए क्या मुझे? पर ये तो गलत है, उसने जो कुछ भी किया। मैं तो नशे में थी, लेकिन वो तो नहीं था ना। बट फिर भी उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वह अच्छा इंसान हुआ तो आई विल फॉरगिव हिम। इराविया को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्या वह करे तो क्या करे। तभी उसे अचानक दरवाजा बंद होने की आवाज सुनाई दी। वह कंफ्यूज हो गई। तुरंत उसने अपने कपड़े पहने और धीरे धीरे चलकर बाथरूम के दरवाजे के पास आई। हल्के से उसने दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो हैरान हो गई देखकर कि कमरा बिल्कुल खाली है। वह आदमी कमरे से चला गया था। ऐसे कैसे चला गया? वह बाहर आई, वाकई में चारों तरफ देखा तो पाया कि वह आदमी सच में चला गया। उसके चेहरे पर अब अनोइंग एक्सप्रेशन आने लगे। इरिटेट होकर वह बोली, जो कुछ भी किया उसके बारे में क्या उसे कोई बात नहीं करनी थी? ऐसे कैसे चला गया वो? उसने माफी तक भी नहीं मांगी मुझसे और कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी। दिस इज रेडिकुलस, सीरियसली। फ्रस्ट्रेशन में एक गहरी सांस लेकर इराविया अपने मोबाइल फोन उठाने के लिए टेबल के पास जाती है, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर किसी ऐसी चीज पर पड़ती है कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। बिस्तर पर कागज का टुकड़ा था। इराविया ने जब उसे उठाकर देखा तो कुछ सेकंड के लिए उसकी धड़कनें जैसे रुक सी गई। एक चेक था जिस पर एक बहुत बड़ा अमाउंट था। उस चेक को देखकर इराविया के चेहरे का रंग बदल गया। उसका चेहरा और उसकी आंखें गुस्से और ह्यूमिलेशन से लाल हो गई। चेक को अपनी मुट्ठी में कसकर अपने दांत पीसते हुए वह बोली, दैट ब्लडी बास्टर्ड, आई एम नॉट अ कॉल गर्ल। वह मुझे कीमत देकर गया है। अपने आप को बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाई। क्या समझता है वो अपने आप को? चेक के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर लात मारकर पास में रखे कुछ सामान को नीचे गिरा दिया। गुस्से में उसका पूरा शरीर, पूरा चेहरा उबलने लगा। उसने अपना फोन लिया, फिर वहां से चले गई। साला कमीना, दोबारा मेरी आंखों के सामने आएगा तो मैं हरामजादे की जान ले लूंगी। समझता क्या अपने आप को? क्या समझ के रखा है उसने मुझे लगा शायद वह गलती से हो गया होगा, लेकिन उसने ये सोचा मेरे बारे में।
वो मुझे कीमत देकर गया है। मुझे लगा माफी मांगेगा, लेकिन घटिया इंसान, कभी माफ नहीं करूंगी मैं उसे। यह बड़बड़ाते हुए वह कमरा छोड़कर चली गई। उसी दिन के बाद तकरीबन एक हफ्ते तक इराविया को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। उसे तेज बुखार रहा, उसकी बॉडी में तेज दर्द रहा, क्योंकि वो नाइट उसके लिए बहुत ज्यादा भयानक और पैशनेट थी कि इराविया की बॉडी पर उसका काफी नेगेटिव असर पड़ा। वह कई दिन तक बीमार रही और उस आदमी को कोसती रही, गालियां देती रही। कुछ दिन बाद इराविया के पिता ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। इराविया चलकर अपने पिता संजीव कपूर के ऑफिस में आई और बोली, डैड, आपने मुझे बुलाया? ऐसी क्या इंपॉर्टेंट बात करनी है आपको? संजीव अपनी नजरें उठाकर इराविया की तरफ देखकर बोला, हाँ, बहुत जरूरी बात करनी है बेटा, बैठो। इराविया चुपचाप बैठ गई और बोली, डैड थोड़ा जल्दी कीजिए, मुझे अपने दोस्तों के साथ आज मूवी देखने जाना है। उसके बाद हम लोग ट्रिप पर निकल रहे हैं कुछ दिनों के लिए। और हाँ, आप क्या मुझे अपना ब्लैक कार्ड दे सकते हैं? मेरा कार्ड की लिमिट कम पड़ जाती है शॉपिंग के लिए। संजीव एक गहरी सांस लेकर बोला, इराविया, अब तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो, बड़ी हो गई हो, शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी। ये बच्चों वाली हरकतें बंद करो। ये घूमना फिरना, ट्रिप्स, अनलिमिटेड शॉपिंग, पैसों को ऐसे पानी की तरह बहाना। तुम्हें क्या लगता है कि पैसा कमाना बहुत आसान है? जो जिंदगी तुम जी रही हो ना, तुम्हें पता है इस दुनिया में कितने बच्चे सिर्फ 2 रोटी के लिए तरसते हैं, और तुम्हारी जिंदगी तो उनके लिए किसी सपने जैसी है जो कभी पूरा नहीं होने वाला। इराविया अपनी आंखों को रोल करके बोली, डैड, आपका फिर से प्रवचन शुरू हो गया। आप जानते हैं ना कि आपके इस ज्ञान में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। जल्दी बोलिए, आपको क्या काम था, और उसके बाद मुझे अपना ब्लैक कार्ड दीजिए ताकि मैं निकल सकूं। संजीव एक गहरी सांस लेता है। वो जानता है कि अपनी बेटी को इतनी आसानी से समझा नहीं सकता, तो उसने अपनी बेटी से सिर्फ इतना कहा, इराविया, मैं चाहता हूं कि अब तुम सेटल हो जाओ। अपने डैड की बात सुनकर इराविया थोड़ा कंफ्यूजिंग लुक देते हुए बोली, मैं कुछ समझी नहीं। मैं सेटल ही तो हूँ, किस चीज की कमी है मुझे डैड? संजीव इराविया से बोला, ऐसे नहीं इराविया, तुम समझ नहीं रही हो। मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का देखा है जो आज शाम को तुम्हें पैराडाइज होटल में मिलेगा, तो उससे मिलने जाओ और उसे पसंद करके हाँ कर दो ताकि मैं बात को आगे बढ़ा सकूं। अपने डैड की बात सुनकर इराविया की आंखें बड़ी हो गई। उसका मुंह खुला का खुला रह गया और चेहरे पर शॉकिंग एक्सप्रेशंस दिखाई देने लगे। वह तुरंत खड़ी होकर बोली, क्या कहा आपने? आपने मेरे लिए लड़का भी देख लिया? डैड, आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या बोल रहे हो आप? संजीव अपनी आंखें सिकोड़ते हुए बोला, इराविया, ये क्या हरकत है अपने पिता से बात करने की? क्या तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है? क्या यही सिखाया मैंने तुम्हें? क्या यही संस्कार दिए हैं तुम्हारी माँ ने तुम्हें कि तुम अपने पिता से इस तरह बात करो? इराविया थोड़ा चुप हो गई। अपने आप को शांत करते हुए उसने थोड़ी शांत नॉर्मल आवाज में अपने पिता से कहा, डैड, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन अभी मेरी उम्र ही क्या है शादी के लिए? आई मीन 4-5 साल तक तो अभी मुझे शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। मुझे अपने करियर पर फोकस करना है, मुझे कुछ बनना है पापा। अभी आप मेरी शादी करवाना चाहते हो? इस बात पर संजीव अपनी आईब्रोज ऊपर उठाकर बोला, अच्छा, तुमने घर में कभी पानी का ग्लास उठाकर यहाँ से वहां रखा है? तुम राजकुमारी हो, बिस्तर से उतरने से पहले मखमल की चप्पलें तुम्हारे पैरों में आ जाती हैं। तुम क्या काम करोगे? तुम जानती हो बचपन से लेकर अब तक तुम्हें प्रिंसेस की तरह रखा गया है। मेरा ये करोड़ों का बिजनेस मेरे चले जाने के बाद तुम हैंडल करोगे? और तुम्हें क्या काम करना है? और वैसे भी जिसके साथ मैं तुम्हारी शादी फिक्स कर रहा हूँ वह इस शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। उसके साथ तुम्हारी शादी हमारे बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगी। इराविया इरिटेट होकर बोले, अच्छा, तो मतलब आप उस इंसान से मेरी शादी इसलिए करवाना चाहते हो ताकि आपको बिजनेस में प्रॉफिट हो? डैड, लाइक सीरियसली? मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, मैं आपकी प्रिंसेस हूँ डैड। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आप मेरी शादी को बिजनेस कैसे बना सकते हो? हाउ कुड यू डैड? संजीव एक गहरी सांस लेकर बोला, ऐसी बात नहीं है इराविया। मैं तुम्हारी शादी सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं करवा रहा हूँ। मैं तुम्हारी शादी जिसे करवा रहा हूँ
उसके साथ तुम बहुत खुश रहोगे, मुझे पूरा यकीन है। वह ना सिर्फ अच्छा दिखता है बल्कि पावरफुल और पैसे वाला भी है। जितनी सेफ और सिक्योर तुम उसके साथ रह सकती हो, इस दुनिया में किसी के साथ नहीं रह सकते। इराव्या को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह अपने पिता से बोली, आप चाहे कुछ भी बोलिए, लेकिन आपके इस सो कॉल्ड बिजनेस के लिए मैं बलि का बकरा बिल्कुल नहीं बनने वाली। मैं शादी करूंगी तो अपनी मर्जी से, और अपनी मर्जी के इंसान से ही शादी करूंगी। सिर्फ आपके कहने या आपके बिजनेस के प्रॉफिट के लिए मैं आंख बंद करके किसी भी इंसान से शादी नहीं कर सकती, तो भूल जाइए। यह बोलकर इराव्या वहां से जाने लगी। तभी संजीव की आवाज से उसके कदम रुक गए। अगर तुम उस लड़के से मिलने नहीं गई तो तुम्हारे सारे कार्ड फ्रीज कर दूंगा। तुम्हें 1 रुपया भी इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। फिर देखता हूँ कि तुम अपना यह लग्जरी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन कर रखती हो। इराव्या शौक होकर अपने डैड की तरफ देखने लगी और बोली, क्या कहा आपने? आप मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं? वह काफी ज्यादा हैरान लग रही थी। संजीव एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं सिर्फ तुम्हारी भलाई चाहता हूँ। अरे मैं दिल का मरीज हूँ, कल को क्या हो जाए कुछ नहीं पता, पर मैं चाहता हूँ कि तुम सेटल हो जाओ मेरे जीते जी। और वैसे भी, उसने इतना ही कहा था कि अचानक उसे अपने सीने पर हाथ रख लिया और उसके चेहरे पर दर्द भरे एक्सप्रेशन नजर आने लगे, जिसे देखकर इराव्या की आंखें बड़ी हो गई। डैड! वह भागकर अपने डैड के पास आई। थोड़ी देर में डॉक्टर संजीव की चेकअप करके वहां से चले जाते हैं। बस हल्का सा सीने में दर्द था, बाकी सब ठीक है। यह जानकर इराव्या ने राहत की सांस ली। वह संजीव के बगल में बैठते हुए बोली, आप क्यों स्ट्रेस लेते हो? डॉक्टर ने मना किया है ना कि आप खुश नहीं रह सकते मेरे लिए। संजीव ने अपना मुंह फेरते हुए कहा, जब तुम अपने पिता के लिए इतना नहीं कर सकती कि एक बार उस लड़के से जाकर मिल लो, तो तुम मुझसे क्यों उम्मीद करती हो? जाओ, तुम्हें जैसे जीना है जियो, मैं फोर्स नहीं करूंगा, लेकिन मैं अपना ख्याल रखूंगा या नहीं, तुम्हें आज के बाद इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं देख लूंगा जो भी होगा मेरे साथ। इराव्या हेल्पलेस होकर अपने पिता को देखती है। डैड, यू नो व्हाट, आप बच्चों से भी ज्यादा बुरे हैं, पता है आपको? फिर एक गहरी सांस लेकर इराव्या बोली, अच्छा ठीक है, मुझे एड्रेस दो, मैं उस लड़के से जाकर मिल लूंगी। अगर पसंद आया तभी कुछ सोचूंगी, नहीं आया तो मेरी सीधी ना है। संजीव की आंखों में चमक आ गई और उसने तुरंत कहा, वह तुम्हें पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर दूंगा, शाम को उससे मिलने के लिए चली जाना। अपने पिता की एक्साइटमेंट देखकर इराव्या की आंखें सिकुड़ गई। अपनी हेल्थ के नाम पर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, और आपका यह टॉर्चर मैं जिंदगी भर याद रखूंगी डैड। यह बोलकर इराव्या वहां से चली जाती है। संजीव उसकी बातों पर ज्यादा गौर नहीं करता। वह खुश था कि वह कम से कम उस लड़के से मिलने तो जा रही है। शाम को इराव्या पैराडाइज होटल के बाहर पहुंचती है और घड़ी में टाइम देखती है। इरिटेट होकर वो बोली, दिस इज रिडिक्यूलस। डैड की हरकतों से मैं परेशान हो गई हूँ। अगर वो लड़का मुझे जरा भी पसंद नहीं आया तो मैं सीधा मना कर दूंगी, दैट्स इट। इराव्या एक गहरी सांस लेती है, अपने आप को आईने में एक बार देखती है कि मेकअप वगैरह सब ठीक है या नहीं। वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। उसने एक सुंदर सी स्कर्ट पहन रखी थी, बाल खुले थे, पतली सी कमर दिखाई दे रही थी क्योंकि ऊपर क्रॉप टॉप था। हाथ में महंगा सफर और ब्रांडेड मोबाइल फोन लेकर, महंगा सा हाथ में पर्स और एक ब्रांडेड मोबाइल लेकर अपनी हाई हील्स के साथ टक टक करती हुई वह होटल में एंट्री करती है। होटल के अंदर जाकर वह एक प्राइवेट कमरे के बाहर आकर खड़ी हो जाती है, मोबाइल फोन में चेक करती है और फिर कमरे के नंबर प्लेट को, यही वह कमरा है जहां पर वह लड़का इंतजार कर रहा होगा। वह अपने मन ही मन बोली, इसको प्राइवेट कमरे में मुझे क्यों बुलाना था? क्या यह बाहर कहीं मीटिंग नहीं कर सकता था? इसको तो पहले ही इंप्रेशन मेरी नजरों में खराब हो गया। अकेले बुला रहा है मुझे, इसकी नीयत ठीक नहीं लग रही। अगर जरा भी गड़बड़ हुई तो मार ही डालूंगी इसको। अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करते हुए वह दरवाजे पर खटखटाहट की आवाज करती है। तभी थोड़ी देर में उसे अंदर से एक गहरी आवाज सुनाई देती है, कम इन। यह आवाज सुनकर एकदम से इराव्या कुछ सेकंड के लिए चौंक जाती है। हैरान होकर अपनी जगह पर पत्थर की तरह जैसे जम के खड़ी हो जाती है।
यह आवाज कितनी जानी पहचानी सी है, ऐसा लग रहा है जैसे ये पहले भी सुन चुकी है। अचानक उसका दिल जोर से धड़कने लगता है, मगर फिर बेकार के ख्यालों को दिमाग से निकालते हुए कमरे का दरवाजा खोलकर वह घर उसके कमरे के अंदर एंट्री करती है और देखती है कि बालकनी के पास एक लंबा चौड़ा सा आदमी खड़ा हुआ है। वहां पर टेबल भी रखी हुई है जहां पर फ्रेश वाइन और फ्रेश गुलाब रखे हुए हैं। गुलाब उसे पसंद है तो उन्हें देखकर उसे थोड़ा अच्छा लगता है। उनकी महक पूरे कमरे में फैली हुई थी। काफी फ्रेश सा महसूस हो रहा था उसे ये सब देख के। इराविया बालकनी में खड़े हुए उस आदमी से बोली, हाय, आई एम इराविया कपूर। आर यू मिस्टर? फिर उसने मोबाइल फोन में उस आदमी का नाम देखा और फिर नाम लेते हुए कहा, अद्वैर्य अग्निहोत्री। बालकनी में खड़े हुए फिगर ने सिगरेट को वहीं पर क्रश किया और फिर कहा, यस प्लीज सिट डाउन, मैं आपका ही वेट कर रहा था। इराविया थोड़ा ऑकवर्ड हो गई। वह अपने मन ही मन बोली, अजीब सा आदमी है और उसकी आवाज इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। खैर देखते हैं क्या होता है। उसके बाद वो कुर्सी पर बैठ गई। उसके मोबाइल में कुछ नोटिफिकेशंस आ रहे थे तो वह मोबाइल के नोटिफिकेशंस देखने लगी। उसके फ्रेंड्स कुछ पोस्ट डाल रहे थे। मुस्कुराकर वो पोस्ट देखने लगी। लाइक कमेंट्स में बिजी हो गई। तभी उसकी तरफ 2 कदम बढ़ाते हुए वह आदमी उसके पास आकर खड़ा हो गया और एक गहरी आवाज में मोबाइल फोन से उसका ध्यान को खींच लिया। हेलो मिस इराविया कपूर, नाइस टू मीट यू। हेलो मिस्टर। उसने इतना बोलकर जैसे ही नजरें उठाई, एकदम से उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। बाकी के शब्द उसके गले में अटक गए और उसके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया। वह तुरंत कुर्सी से खड़ी हो गई और उसके सामने एक बहुत हैंडसम सा नौजवान खड़ा हुआ था ब्लैक सूट में। हालांकि वह बहुत हैंडसम था, लेकिन इराविया उसे देखते ही पहचान गई। वह शॉक होकर अपनी जगह पर ऐसे खड़ी थी जैसे उसका पूरा शरीर पत्थर का बन गया। उसका सारा खून शरीर में ही जम गया। चेहरा बिल्कुल सफेद, बिल्कुल पेपर की शीट की तरह सफेद हो गया। दिल की धड़कनें तेज हो गई। अद्वैर्य ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया, हाथ मिलाने के इरादे से। इराविया जब होश में आई तो उसकी शौक से भरी आंखें अचानक बदल गई और उसकी आंखें गुस्से से जल उठी। अद्वैर्य कुछ भी समझ पाता उससे पहले उसने अपने गाल पर एक जोरदार गर्मा गर्म करारा तेज तमाचा महसूस किया और वो हैरान हो गया। इराविया ने अपनी पूरी ताकत के साथ हाथ उठाकर उस आदमी के गाल पर खींच के तमाचा जड़ दिया, जिसकी बर्निंग सेंसेशन उसके हाथ में जबरदस्त हो रही थी और अद्वैर्य के गाल पर भी। अद्वैर्य के साथ ऐसा पहले जिंदगी में कभी नहीं हुआ। वह बहुत ज्यादा हैरान था। उसने भी इराविया की तरफ शौक और कंफ्यूजन भरी नजरों से देखा, जो उसे गुस्से में उबलते हुए देख रही थी। फिर इराविया के मुंह से निकलने वाले शब्द, अगले शब्दों में अद्वैर्य के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। यू ब्लडी रेपिस्ट। अद्वैर्य तुरंत 2 कदम पीछे हो गया। उसकी आंखें शौक और हैरानी से बड़ी हो गई। इराविया तुरंत अद्वैर्य के ऊपर झपट पड़ी। उसके कॉलर पकड़ के उसे झटकते हुए गुस्से से भरी आवाज में चिल्लाकर कहा, हाउ डेयर यू! इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी आंखों के सामने खड़े हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हें तो डूबकर मर जाना चाहिए। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? अद्वैर्य बहुत ज्यादा हैरान था, लेकिन इराविया अचानक उस पर इतना गुस्सा कर रही थी। उसने तुरंत उसकी कलाइयों को पकड़ा और अपने कॉलर से झटक कर पीछे किया, लेकिन फिर भी अपने हाथों से नहीं छोड़ा। उसकी आंखें बहुत ज्यादा ठंडी हो गई थी। वह इराविया की आंखों में देखते हुए बहुत ज्यादा गहरी आवाज में बोला, व्हाट द हेल आर यू टॉकिंग अबाउट? अद्वैर्य समझ नहीं पा रहा था कि इराविया किस बारे में बात कर रही है। इराविया ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, उस रात तुमने मेरा रेप किया, ऊपर से मेरे लिए चेक छोड़कर चले गए। तुमने मुझे समझ के क्या रखा है? क्या मैं 2 कौड़ी की कॉल गर्ल हूँ जिसके साथ तुम कुछ भी करोगे और उसके बाद उसे चेक देकर चले जाओगे? तुम ऐसे कैसे चले गए वहां से? तुमने जो कुछ भी मेरे साथ किया है बिना उसे एक्सप्लेन किए हुए। वह गुस्से में उबल रही थी, लेकिन उसकी बातें अद्वैर्य को हद से ज्यादा शॉक कर गई। तुरंत उसके हाथों से इराविया की कलाई छूट गई और उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। तो क्या यह थी वो लड़की
जिसके साथ उसने। अध्वर्य बहुत ज्यादा हैरान था। उसका शरीर भी अपनी जगह पर जम गया था। इराव्या इतने गुस्से में थे कि उसने एक और खींच के तमाचा अध्वर्य के गाल पर जड़ा और उसे गालियां देते हुए उधर से चले गए, जबकि अध्वर्य अपनी जगह से आधा इंच भी नहीं हिल पाया। कुछ दिनों बाद इराव्या अपने डैड के ऑफिस में फिर से आई। उसने जैसे ही ऑफिस में अपना कदम रखा, खुद को अपनी जगह पर रोक नहीं पाई जब उसने देखा कि ऑफिस में उसका डैड अकेला नहीं, उसके साथ वो आदमी है, यानी कि अध्वर्य भी वहीं सोफे पर बैठा हुआ है। अध्वर्य को देखकर इराव्या की आंखें शौक से हटकर गुस्से से लाल हो गई। संजीव इराव्या से बोला, इराव्या आओ बैठो, तुमसे जरूरी बात करनी है। इराव्या अपने डैड की तरफ देखकर बोली, ये आदमी यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने आपको बोला था ना कि इस कमीने हरामजादे से शादी नहीं करूंगी। इराव्या की कड़वी बातें और उसकी गालियों से अध्वर्य को गुस्सा तो नहीं आया, क्योंकि वह समझता था कि इराव्या का गुस्सा अपनी जगह पर सही है। लेकिन संजीव शौक होकर बोला, किस तरह की बेहुदा बातें कर रही हो तुम? इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करना तुझे किसने सिखाया? दिस इज कंप्लीटली नॉनसेंस। इराव्या अपने पिता से बोली, डैड, मैं गली के भिखारी से भी शादी कर लूंगी, लेकिन इस 2 कौड़ी के मजदूर से नहीं। लेकिन इस आदमी से तो शादी बिल्कुल भी नहीं करूंगी, तो भूल जाइए। और खबरदार, अगर आपने दोबारा मुझे अपनी हेल्थ की या पैसों की धमकी देकर जबरदस्ती इस रिश्ते के लिए मजबूर किया, मैं बता रही हूँ, घर छोड़कर चली जाऊंगी और दोबारा कभी नहीं वापस आऊंगी। आप जानते हैं इसने मेरे साथ क्या किया है? संजीव ने एक गहरी सांस लेकर बोला, अध्वर्य ने मुझे सब कुछ बता दिया है। यह सुनकर इराव्या हैरान हो गई। और उसके बावजूद भी आपने मुझे यहाँ इसके सामने आने को कहा? डैड, मैं आपकी सगी बेटी हूं भी या नहीं? संजीव इरिटेट होकर बोला, स्टॉप दिस नॉनसेंस इराव्या। ऑफ कोर्स तुम मेरी सगी बेटी हो, मेरी प्रिंसेस हो। तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इराव्या ने कहा, तो फिर आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तभी अचानक अध्वर्य की आवाज ने दोनों को चुप करवा दिया। इन्होंने नहीं बुलाया, मैंने बुलाया है। अध्वर्य की आवाज सुनकर इराव्या गुस्से से आंखों को सिकोड़कर उसकी तरफ देखने लगी। अध्वर्य की आंखें, जो हमेशा ठंडी रहती थी, अब थोड़ी सी गिल्टी लग रही थी। और उसने इराव्या से कहा, जो कुछ भी हुआ उसे एक्सप्लेन करने के लिए और सॉरी बोलने के लिए मैं आया हूं तुमसे मिलने। इराव्या हैरान हो गई। अध्वर्य अग्निहोत्री के बारे में उसने सर्च किया था। वह शहर का नंबर 1 बिजनेसमैन है, बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून। कहते हैं माफिया की दुनिया में भी रिलेटेड है। हाँ, पर यह कभी साबित नहीं हो पाया। लेकिन उसकी पर्सनैलिटी वाकई में खतरनाक लग रही थी, जो किसी को भी अपने सामने बहुत छोटा महसूस करवा सकती थी। अध्वर्य इराव्या से बोला, मैं वहां पर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए गया था। मीटिंग खत्म होने के बाद जब मैंने ड्रिंक की तो अचानक ऐसा लगा जैसे मुझे बहुत नशा हो रहा है। विकराल, मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड, उसने मुझे एक रूम में लेटा दिया, जहां कुछ देर बाद तुम भी आ गई। मैं बिल्कुल होश में नहीं था। मुझे जो ड्रग्स दिए गए थे उनका इफेक्ट इतना ज्यादा था कि मैं होश खो बैठा। और इसके आगे अध्वर्य कुछ बोल नहीं पाया, काफी गिल्टी महसूस कर रहा था। इराव्या अपनी मुट्ठियों को चुपचाप कसे हुए खड़ी थी, लेकिन उसकी बातें भी सुन रही थी। नशे में तो वो भी बहुत थी। अध्वर्य ने कहा, मुझे तब समझ आया जब सुबह थोड़ा नशा कम हुआ और देखा कि मैं किसी लड़की के साथ कमरे में था। लुक, आई एम रियली सॉरी। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, मैं बस बहुत ज्यादा नशे में था। इराव्या उस आदमी की आंखों में गिल्ट देख सकती थी, पर फिर भी उसे गुस्सा तो आ रहा था। फिर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें रुककर मेरे तुम्हारे सामने आने का इंतजार करना चाहिए था? एक्सप्लेन करके मुझसे माफी मांगनी चाहिए थी। इसकी बजाय तुम वहां पर एक चेक छोड़कर चले गए, जैसे कि ये सब मेरा धंधा है। इराव्या की बातों ने अध्वर्य को और भी ज्यादा गिल्टी कर दिया। उसने कहा, रियली सॉरी, अर्जेंटली अमेरिका की फ्लाइट लेनी थी तो रुक नहीं पाया, और मुझे लगा कि क्लब की कोई लड़की होगी जिसने पैसों के लिए यह सब किया होगा, तो मैं वो चेक। आई एम रियली सॉरी, मुझे रुकना चाहिए था और पर्सनली तुमसे माफी भी मांगनी चाहिए थी, बट उसके बाद कुछ सेकंड के लिए चारों तरफ सन्नाटा सा आ गया। और फिर अध्वर्य ने अगली बात बोली, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वॉट एवर आई हैव डन। विल यू मैरी मी?
अद्वैर्य के मुंह से जैसे ये शब्द निकले, इराव्या की मुट्ठियां जोर से कस गई। तो इसका मतलब मुझसे शादी करके तो मुझ पर तरस खा रहे हो? हाउ डेयर यू! यह सुनकर अद्वैर्य शौक हो गया।